हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे। गर्मी तो बढ़ चुकी है और सुनने में आया है कि आप लोगों को समर वेकेशन भी होने वाली है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। चलिए हम लोग आज देखते हैं मेरे बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक्स को जो आपके जीवन में बेहतर करने की दिशा में, जो आपके लिए बेहतर करने की दिशा में आपके लिए जो सहायक होता है। तो हम देखते हैं इस क्रम में कि समानता को आज हम लोग समझेंगे, समानता के बारे में कि व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज समानता, यानी कि समानता क्या है, इक्वालिटी क्या, व्हाट इज इक्वालिटी यानी कि समानता क्या है। इसके बारे में देखते क्या है मेरे बच्चों। समानता, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट होनी चाहिए हम लोगों को, कि बेसिक कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ हो जाए कि समानता क्या है, यानी कि सामान्य अर्थों में इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझ सके कि समानता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं। बेहतर अर्थों में हम लोगों को यह समझना है कि समानता किसे कहते हैं। यानी कि देखिए मेरे बच्चों, समानता को समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इसके अर्थ को देखेंगे, फिर इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, फिर इसके एक अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया, दूसरा पृष्ठभूमि हो गया, तीसरा जो मेरे बच्चों वह देखेंगे, इसके प्रावधान को देखेंगे, फिर इसके क्रियान्वयन को देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगे, फिर इसके अन्य लोकतंत्रों में, दूसरे लोकतंत्रों में जो अन्य लोकतांत्रिक जो समस्याएं हैं इस बारे में या देशों में इसकी स्थिति को देखेंगे, लोकतांत्रिक देशों में इसकी स्थिति को देखेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं आपको कि समानता, तो समानता का अर्थ जो होता है, पहला कि समान होना, क्या होना, समान होना, दूसरा बराबर होना, तीसरा हम देखते हैं इक्वालिटी, इक्वल मिले सकते हैं इसका। तो इतने सेंस में, इतने अर्थों में हम लोग समानता को देख सकते हैं कि समानता जो है ना, क्या इसका अर्थ क्या होता है। तो सर्वप्रथम किसी भी टॉपिक को, किसी भी पॉइंट को पढ़ने से पहले हम लोग यह कोशिश करें कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, पहले इसको देखें। तो समानता का जो अर्थ है वह क्या है, पहले समान है, दूसरा बराबर होगा, तीसरा इक्वालिटी होगा, चौथा इक्वल होगा। अब इसके बाद इसके अर्थ को देखने के बाद हम समझ चुके हैं कि इसका समानता का अर्थ क्या होता है। अब देखते हैं कि पृष्ठभूमि, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इक्वालिटी, यानी कि समानता का यानी कि पृष्ठभूमि क्या है। तो मेरे बच्चों मैं आपसे को बताना चाहता हूँ कि पृष्ठभूमि जो है, पृष्ठभूमि के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं इसका, तो देखते हैं कि सर्वप्रथम 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये शब्द आया, यानी कि इसकी जड़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई है, यानी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी हुई है। जब फ्रांसीसी क्रांति में पहली बार इक्वालिटी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम ऐसे शब्दों को यानी कि के लिए संघर्ष किए गए, स्ट्रगल किए गए, वहाँ के सिटीजन, वहाँ के नागरिक, यानी कि स्वतंत्रता, बंधुता, समानता जैसे यानी कि हक के लिए उन्होंने संघर्ष किया और अपने संघर्षों के परिणाम स्वरूप उसमें बहुत बेहतर उनके लिए, उनके हक में परिणाम आया, उनके हित में परिणाम आया। और आज देखते हैं कि पूरे विश्व स्तर पर ये जो तीन शब्द समानता, स्वतंत्रता और देखते हैं ना कि समानता, स्वतंत्रता और मित्रता यानी कि बंधुता, यही जो मूल मानवता का जो आधार है, इसी को लेकर हर देश, हर लोकतंत्र चल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं 1789 में पहली बार इसकी मूल जड़ें जो लाया गया था, यानी फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ ना कि हम लोग देखते हैं कि फ्रीडम आया,
फिर देखते हैं इक्वालिटी आया, इक्वालिटी आया। फिर देखते हैं कि फ्रेंडशिप आया, फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेंडशिप को देखते हैं। अब यहाँ तो इसकी जड़ समाहित है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसकी जड़ समाहित है, बट अब देखते हैं कि जब यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र का जो संघ का जब हुआ, गठन हुआ, तो उसका जो घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन, जो लेटर जो इशू हुआ, तो 10 दिसंबर को जो होता है, उसमें भी इन शब्दों को समाहित किया गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता जैसे शब्दों को उसमें भी क्या किया गया कि समाहित किया गया। और वहीं से यह बात लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में फैलती चली गई। सभी लोकतांत्रिक क्या हुआ कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक आधार बन गया, लोकतंत्र के लिए अगर देखा जाए तो आधार बन गया। और यहीं से हम देखते हैं कि समानता जैसे जो है, समानता जैसे सब हमारे जीवन का एक बेस बन गया, आधार बन गया। अगर समानता नहीं होगी तो हर जगह स्ट्रगल होगा, हर जगह संघर्ष होगा, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होंगे, जो मानवीय हित में नहीं होगा। और मानव जो है ना तरह तरह की समस्याओं से और झगड़ों से, तरह तरह की समस्याओं और विभिन्न तरह के जटिल मुद्दों में उलझ कर रह जाएगा, फिर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो आपके सिलेबस में समानता चार्टर देने का जो उद्देश्य है, ताकि इसको आप समझ सकें बेहतर ढंग से। अब इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं कि हम लोग हमारे संविधान में, यानी कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो था कि भाई आपका बेसिक जो जड़ है, जो बेसिक जो इसका रूट है, वो कहाँ से आया, बेसिक को देखा आपने। अब देखते हैं कि अभी एट प्रेजेंट टाइम इसका जो है ना सोर्स ऑफ इक्वालिटी कहाँ है। सोर्स ऑफ इक्वालिटी को देखते हैं तो देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में अनुच्छेद 14 में, यानी कि 14 में समानता का जिक्र किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के कर्मधारों ने समानता जैसे शब्दों को उन्होंने देखा था, उन्होंने महसूस किया था कि भारत जैसे विशाल देश में कैसे जातिगत मुद्दे, यानी कि सामाजिक मुद्दे विद्यमान हैं, कैसे जो है यहाँ पर छुआछूत, भेदभाव और तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और भी क्षेत्र के आधार पर तरह तरह के यहाँ पर भेदभाव हुआ करते थे। इन सब बातों को देखते हुए भारतीय संविधान में समानता जैसे शब्दों को यानी कि लाया गया और इस समानता को मूल अधिकार के रूप में अपने संविधान में समाहित किया गया, ताकि सभी नागरिकों को समान अवसर मिल सके। अब यहाँ पर आता है कि भाई मूल अधिकार, तो मूल अधिकार क्या होता है, इसको भी समझते हैं हम, बारी बारी से समझेंगे। पहली बात देखिए मेरे बच्चों कि पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में जब देखना हो, कोई अगर पूछे कि इक्वालिटी का, समानता का बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ इक्वालिटी, तो पास्ट में जाकर बताएंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थोड़ी चर्चा कर देंगे। फिर इसके बाद यूएनओ के घोषणा पत्र की चर्चा करेंगे 10 मार्च को जो इशू हुआ था। फिर देखते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम जो हम देखते हैं कि क्या होता है ना कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते हैं और फिर भाग 3 और फिर इसका अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 14 की चर्चा करते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि भाई भाग 3 में क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार जो नागरिकों को दिए जाते हैं, यानी जो प्रत्येक नागरिक को जन्म से प्राप्त हो। कोई भी नागरिक यदि भारत में जन्म ले लेता है तो उसको यह मूल अधिकार स्वतः मिला जाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि उसको मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। और यह मूल अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना तो सरकार छीन सकती है, ना कोई प्रशासन छीन सकता। हाँ, इमरजेंसी आपातकाल के दौरान कुछ काम किए जा सकते हैं, बट छीना नहीं जा सकता मेरे दोस्त। यही तो जीवन का आधार है, जैसे सांस लेने का अधिकार हो गया, पानी पीने का अधिकार हो गया, भोजन करने का अधिकार हो गया, आपको रोजी रोटी करने का अधिकार हो गया, धर्म का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया, ये सब मूल अधिकार के अंतर्गत आती हैं। तो मेरे दोस्त मूल अधिकार इसी भाग 3 में समाहित किया गया है और इसी मूल अधिकार के अंतर्गत क्या है ना कि आपको अनुच्छेद 14 है, क्या है, अनुच्छेद 14 है, जिसमें आपको समानता जैसे शब्दों को समाहित किया गया है, ताकि सब कोई जो है ना
सबको, भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अवसर मिल सके, यानी कि यहाँ पर कोई जातिगत धार्मिक कोई भेदभाव न हो। तो आप देखिए कि अब ये अवसर कैसे होते हैं। अब प्रावधान बैकग्राउंड को आपने देख लिया, अब देखते हैं प्रावधान के बारे में मेरे बच्चों। तो प्रावधान क्या है इसके, ये बने हुए। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप जब भी आप पढ़े कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, चाहे वो इंग्लिश हो, साइंस हो, एसएसटी हो, अदरवाइज मैथ हो, कोई भी हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, कोई भी पढ़े तो स्टेप बाय स्टेप बैकग्राउंड डायग्राम मेथड से पढ़ेंगे तो बेहतर आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा और कभी भूलेंगे नहीं भी। और इस तरह से हम देखते हैं कि अब प्रावधान, तो प्रावधान के बारे में अब आप देख सकते हैं कि कानून की नजर से क्या है, कानून की नजर से, कानून की नजर से। तो कानून की नजर से हम देखते हैं पहला प्रावधान नंबर 1 यानी कानून की नजर से, यानी कानून की नजर से। अब इसको देखिए तो कानून की नजर से भाई देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में कोई छोटा हो या बड़ा हो सबके लिए एक ही जैसा कानून है। इसमें कहीं कोई ऐसा भेदभाव नहीं किया गया है कि भाई राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए या कोई बड़ा रिच पर्सन है उसके लिए कोई विशेष सुविधा हो, कानून बनाया गया हो, और जो छोटे लोग हैं जो पुअर हैं उनके लिए दूसरा कानून है, ऐसा नहीं। यहाँ पर सबके लिए इस मामले में इक्वलिटी रखा गया है कि सबको ही बराबर है। अगर गलती करते हैं तो सबको समान क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, सबको समान जो है ना दोषी उनको करार दिया जाएगा और दंड के भागी होंगे, उनको समान पनिशमेंट दिया जाएगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक जैसे होंगे। यदि कोई प्रेसिडेंट हो तो भी उनके लिए वही कानून है। अगर कोई रोड पर रहने वाला व्यक्ति या दुकान चलाने वाला व्यक्ति है, फुटपाथ पर अपनी जीविकोपार्जन करता है, उनके लिए भी वही कानून है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि कानून की नज़र से सब कोई क्या है, समान है। तो पहला तो कानून की नज़र से आपको समानता दी गई अपने भारतीय नागरिकों को। अब इसमें एक बात खास बात है मेरे दोस्त, वह क्या है कि आप पूछ सकते हैं, जो आप हो सकता है दिमाग में आनी चाहिए, वह क्या है कि ठीक है भारतीय नागरिकों को तो दिया गया है, बट अगर कोई विदेशी नागरिक हमारे बीच है, कुछ दिनों से रह रहा है, उसके साथ अगर कुछ होता है, गलत होता है या सही होता है, तो फिर उसके लिए कैसा कानून है। तो मैं बता दूं आपको, यदि कोई भारतीय क्षेत्र में यदि कोई विदेशी नागरिक रह रहा है कुछ दिनों के लिए या अधिक दिनों के लिए रह रहा हो, तो उसके लिए भी वही कानून है, कानून वही है। यानी कि कानून की नजर में एक इंडियन पर्सन और एक आपको फॉरेनर दोनों के लिए समान कानून है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति यदि कोई विदेशी व्यक्ति के साथ गलत करता है तो वही कानून भारतीय व्यक्ति को पनिश करेगा। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय व्यक्ति के साथ गलत करता है तो उसी प्रावधान के तहत, उसी कानून के तहत उसको पनिश किया जाएगा, यानी दंड दिया जाएगा, उसके ऊपर वही जो है ना प्रावधान रहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि इंडियन और फॉरेनर के लिए इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किए गए, यानी जातिगत वर्गगत भेदभाव नहीं किए गए। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है प्रावधान में, वह क्या है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम है, कोई व्यक्ति अगर हिंदू है, तो दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे। कोई ईसाई है तो भेदभाव नहीं होगा, कोई बौद्ध है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। यानी कि मूल, वंश, यानी कि जो आपका मूल है, जो आपका खानदान जिसको कहते हैं हम लोग, यानी कि जो उसको जो कहते हैं खानदान जो कहते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मेरे स्टूडेंट। गर्मी ज़्यादा है, थोड़ा सा बीच बीच में लेते रहना चाहिए। आप लोग भी जब कभी स्टडी करें तो पानी का बोतल साथ में रखें और थोड़ा थोड़ा देर पर पानी पी लेते रहे ताकि आपकी रुचि बनी रहे। तो अब एक धर्म, अब मूल जो मैं बता रहा था,
क्योंकि मूल जो है ना आपका, जिसको आप लोग ठेठ भाषा में कहते हैं खून, ये मेरा खून है, ये मेरा ब्लड है, वही ब्लड यानी कि जो जड़ है आपकी खानदान को मूल कहा जाता है, यानी कि जहाँ से आप जुड़े हुए हैं वो मूल हो गया। और इसी मूल से वंश जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ भाई कहते हैं ना कि गांव समाज में या इस वंश का है या इस खानदान का है, तो वही मूल वंश। तो मूल वंश यानी कि मूल और वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किए जाएंगे आपके साथ, इस तरह से देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, ये नहीं होगा कि वो ब्राह्मण है या जो है ना कुशवाहा है वह जादव जी हैं तो कोई भेदभाव किए जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सबके लिए बराबर कानून बने हुए हैं और सब कोई कानून की नज़र में एक जैसे हैं, एक समान हैं, उनके लिए कोई। और इसमें भी ये बात है कि कोई रिच पर्सन हो जाए, मान लेते हैं कोई रिच हो जाए, कोई पुअर हो जाए, तो भी कानून के लिए बदलता नहीं है। आप देख रहे हैं अपने देश में कि कोई बड़ा से बड़ा पर्सन भी है और कोई छोटा से छोटा पर्सन है, उनको भी वही पनिश दिया जाता है जो छोटे के लिए होता है। तो यही बात हम देखते हैं सारा व्यवस्था संविधान में किया गया है, बशर्ते उसका पालन होना चाहिए। तो पहले तो यह था कि भाई ऐसा कानून ही नहीं था हमारे बीच, तो क्या होता था ना कि बहुत सारी संघर्षों का, बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। हमारे पूर्वजों ने किया, बहुत सारे दुखों को झेला, बहुत सारे संघर्षों को उन्होंने किया, बहुत सारे संघर्षों को उन्होंने झेला। हमारे पूर्वजों ने, आँख में आंसू आ जाते हैं जब सोचता है आदमी तो। बट आज तो यह कानून उपलब्ध है, कम से कम भले ही पूर्ण रूप में लागू ना हो, लेकिन अब तो लागू हो ही रहे हैं। बट कानून है, ये तो खुशी है। यहाँ भी कानून है जिससे कि छत्र छाया में हम जा सकते हैं और उससे अपना न्याय मांग सकते हैं, जजमेंट मांग सकते हैं कि हमारे साथ कोई गलत नहीं हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि अब जाति को देख लिया, अब जन्म स्थान को देख लिया। अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति दिल्ली में पैदा लिया, जन्म लिया, और कोई बिहार में जन्म लिया, तो अब दिल्ली वाले व्यक्ति को बिहार में कहा जाए कि आपको अवसर नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप चले जाइए, या यहाँ आने पर आपको तरह तरह के असुविधाओं का सामना करना पड़े, तो एक कानून इसको रोकता है। कानून के नज़र में अपराध होगा और हमारा संविधान इसको बॉन्ड करता है, यानी कि बैंड करता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है ना गलत है। अब इस पर एग्जाम्पल में दीजिए हाल फिलहाल की घटना, यानी कि महाराष्ट्र की घटना, असम की घटना और हैदराबाद की घटना, आंध्र प्रदेश की घटना, जहां पर बिहारी और यूपी नागरिकों के साथ कुछ गलत किए गए। यानी कि महाराष्ट्र में कहा गया कि भाई बिहार वाले हो, तुम भागो यहाँ से, तुमको हम नहीं रहने देंगे। असम में जब हमारे छात्र एग्जाम देने गए, बिहार और यूपी के छात्र, मेरे मित्र, तो उनको कहा गया भगाओ भगाओ, यहाँ पे एग्जाम नहीं देंगे, इनको यहाँ पर नौकरी नहीं करने देंगे। लेकिन ये सारी बातें गलत है, ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून रोकता है। कानून कहता है कि नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर है। अब यही बातें हैं। तो ये जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, अगर कोई करता है तो वह दोषी है, वह अपराधी है और उसे दंड मिलना चाहिए और कानून उसे दंड देता है। तो ये बातें हो गई। अब थर्ड पोजीशन पर देखते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक स्थलों पर हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कुआं पर, तालाब पर, होटल में, हॉल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या ट्रेन में सफ़र के दौरान या बस में सफ़र के दौरान हम लोग को ये सब भेदभाव नहीं कर सकते। यानी कि कोई असमानता का बोध नहीं करा सकते किसी को। यदि हम असमानता का बोध कराएंगे तो हम दोषी होंगे, गुनाहगार होंगे और हम सजा के भागीदार होंगे। हमको पनिशमेंट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा कानून के द्वारा, और इसमें हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर आप आज से आप लोग जान जाइए कि कभी भेदभाव किसी के साथ मत कीजिएगा कि चलो यहाँ से तुम दूसरा जात है, छोटा जात है, मैं बड़ा जात हूँ, मैं बैठूंगा, या मेरी स्थिति बेहतर है, मैं फलाने का लड़का हूँ, मैं बैठूंगा, या तुम छोटा है, तुम नहीं बैठोगे। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। ये सब जो है ना आपको क्या करता है, भेदभाव को दर्शाने वाली बातें हैं, और ये जो है ना कानून की नज़र में गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। तो अब जितने भी सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि
मार्केट हो गए, शहर हो गए, हॉल हो गए, होटल हो गए, सराय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यानी इन सब जगहों पर ट्रेन, यानी कि रेलवे की जो सवारी हो गई, बस की सवारी हो गई, इन सब लोग प्लेन की सवारी हो गई, इन सब जगहों पर स्कूल हो गया, महाविद्यालय हो गए, कॉलेज हो गए, इन सभी जगहों पर मनाही है। और तो और आप भारत के नागरिक हैं तो आपकी नैतिकता कहती है कि हमको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सच पूछिए कि मेरा जहाँ तक मानना है कि कानून जो बना है वो हमारी नैतिकता को देखते हुए बना है, और मानवीय नैतिकता भी यही कहता है कि किसी भी मनुष्य में भेदभाव नहीं है, सब तो इक्वल है, ऑल आर इक्वल। यानी कि ऑल आर इक्वल, यानी कि कैसे इक्वल है, तो भाई ब्लड से इक्वल है, शरीर से इक्वल है, सोच विचार सबका तो मिलता जुलता, सबको भूख लगता है, प्यास लगता है। ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान जो है ना भोजन नहीं करता हो, किसी को प्यास नहीं लगती हो, केवल हम ही को लगता है, सबको लगता है यार। तो जब सबको लगता है भूख प्यास, सबको यही सोचता है, सबकी आवश्यकताएं वही हैं, तो फिर क्यों भेदभाव करे। यानी कि काम करने के लिए जब हमारी ज़रूरत है तो उससे हम अपनी ज़रूरत पूरा करा लेंगे, काम करा लेंगे, बट जब उनको हक देने की बारी आएगी तो हम भेदभाव करेंगे। ये जो है ना नैतिकता के विरुद्ध है, कानून के तो विरुद्ध है ही, नैतिकता के विरुद्ध भी है। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, आज से ही ये सब भेदभाव नहीं करना। हाँ, ये जो है ना आपको ये जो समझिए बेसिक जो आपका बन रहा है ना बैकग्राउंड, ये आगे की परीक्षा IAS, BPSC, UPSC, इन सब के लिए आपको मदद करेगा और एक बैकग्राउंड का काम करेगा। इस चैप्टर का जो है कंसेप्ट होना चाहिए आपके अंदर। तो समानता की जो कंसेप्ट है ना, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, या कंसेप्ट डेवलप करने का मेरा प्रयास है कि युवा जो आपका जो संकल्पना, जो कंसेप्ट है आपके अंदर, वो बैठ जाए, बन जाए कि किस तरह से यह होता है आपका इक्वालिटी, यानी कि क्या इसका अर्थ है, मीनिंग है, बैकग्राउंड है, अथवा इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आपको हमारे संविधान में, कहाँ से आया, किस तरह से आया, क्यों आया। तो हमारे क्यों आया, अभी अच्छा सा क्वेश्चन आया, तो क्यों आया, तो हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से इतने सारे ऊंच नीच था, यानी कि भेदभाव थे ना हर जगह पर, जातिगत, वर्णगत। इसी बात को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के कर्मधारों ने क्या किया कि समानता जैसे शब्द को लाया और समानता को पिरोया, जो कि एक सुंदर आभूषण की तरह, सुंदर ऑर्नामेंट की तरह हमारे संविधान रूपी शरीर में सुशोभित हो रहा है, और जिससे जो है ना हम लोग महक रहे हैं, यानी हम भारतीय, प्रत्येक भारतीय महक रहे हैं, यानी कि खुशबू आ रही है समानता से, और सब किसी को समान अवसर मिल रहा है। बहुत ही खुशी की बात है, और ये होना भी हर जगह होनी चाहिए। कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, किसी तरह से नहीं करनी चाहिए। यानी कि अब देखिए, घर में है तो या इस जात ने खा लिया, इस बर्तन में फेंक दो, और होटल में जाओ तो उसी थाली में सभी जाति के लोग खाते हैं, तो कहाँ फेंकते हैं, वहाँ भेदभाव कहाँ गया। तो हमारे सार्वजनिक स्तर, देखिए इससे बहुत सारे हमको बेनिफिट मिले हैं, और क्या क्या बेनिफिट मिले हैं। तो जब इससे संविधान में सारी चीज़ों को डाला गया है, तब से यानी कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव और जो संघर्ष का दौर है, सामाजिक जो विभाजन है, उसमें कमी देखने को मिला है। और हम लोग उन सब बातों से ऊपर उठकर विकास की ओर देखते हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं, और आज हमारा देश इस दिशा में डेवलप कर रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं समानता का बहुत बड़ा योगदान है, समानता की वजह से ही आज हम इतने डेवलप की ओर जा रहे हैं। अगर समानता नहीं होता तो आज हम इतने डेवलप नहीं हो पाते, इक्वलिटी नहीं होता तो आज हमारे बच्चे इतने डेवलप नहीं हो पाते। और हम लोग क्या होते, संघर्ष करते करते आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हम लोग का ये हो जाता, इंड हो जाता, समाप्त हो जाते सब कोई। और इस तरह से हम देखते हैं ना कि ये बात नहीं है, सार्वजनिक स्थलों पर ये हम लोग को भेदभाव नहीं करना है। फिर हम देखते हैं कि एक और जो चौथा जो इसमें प्रावधान किया गया है वो क्या है मेरे बच्चों, प्रावधान 4th नंबर का जो प्रावधान है वो क्या, अस्पृश्यता का अधिकार दिया जाए, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत का, अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत नामक जो बीमारी है वो कोड की तरह भारत के रगों में फैली हुई थी और आज भी कुछ क्षेत्रों में चल रही है।
और मेरा मानना है कि यह जो है ना इंसान की सबसे बड़ी बीमारी है कि छुआ गया। अरे क्या छुआ गया यार, तो यही अस्पृश्यता, छुआ गया। पहले के ज़माने में तो जिस रास्ते से छोटे लोग जाते थे ना, गरीब लोग या दलित लोग जाते थे, उस रास्ते को कहा जाता था कि रास्ता गंदा हो गया, इसको जो है ना साफ कर दे। अब कुछ दिन पहले नेपाल की घटना है, वहाँ के राष्ट्रपति प्रवेश किए थे जनकपुर धाम में, तो क्या हुआ, मंदिर को धोया गया उनके जाने के बाद। ये ऐसी मानसिकता के लोग होंगे तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? क्या मानो क्या देश आपका विकास करेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। इसलिए मेरे दोस्त, कभी भी आपको अस्पृश्यता को प्रश्रय नहीं देना है, इसको समाप्त करना चाहिए और इसको ईल्ड करना चाहिए, इसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। कोई भी छुआछूत नहीं, कुछ भी नहीं। यानी कि जो ब्लड आपकी रगों में दौड़ रहा है, वही ब्लड एक छोटे से छोटे, यानी कि जिसको दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, जो आपके समाज का सबसे निम्न तबका है, उसके रगों में भी दौड़ रहा है। तो फिर कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए आपको, और समानता को देना चाहिए। एक सपोज कल्पना कीजिए, एक गरीब को यदि आप काका कहते हैं, सम्मान देते हैं, तो कितना खुश होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, उसके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो उसको जीवन में कुछ करने के लिए क्या होंगे, उसको अपने आप में ललक चाहिएगा कि मैं कुछ करूं, कि हमको सम्मान मिल रहा है, उसको खुशी मिलेगी कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो फलाने आदमी हैं, वो बाबू जो है ना हमको इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। इसीलिए सम्मान देना ही समानता है और इज्जत देना ही समानता है। इसलिए आज से हम लोगों को, सभी व्यक्तियों को, और छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, शोषित हो, दलित हो, छोटा जाति हो, बड़ा जाति हो, सबको समान हम लोगों को क्या करना, समझना है। यानी छोटे बच्चों से भी, छोटे लड़कों से भी, यानी छोटे अपने से छोटे को भी असमान नहीं समझना है, हीन नहीं समझना। यानी सब कोई ईश्वर की बनाई हुई व्यक्ति है, जीव है, सबको ईश्वर की बनाई हुई जीव है। अब सब कोई ईश्वर की बनाए हुए जीव है। इसीलिए ईश्वर से यदि प्यार करना है, उनके द्वारा बनाए हुए जीवों से प्यार कीजिए, उनके द्वारा बनाए हुए जीवों से प्यार कीजिए, वो आपसे खुद खुश हो जाएंगे। मठ मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। आपको उनके द्वारा बनाए हुए प्रत्येक वस्तु से, किसी भी वस्तु से प्यार कर लीजिए। ईश्वर से, ईश्वर की बनाई हुई वस्तु से, ईश्वर की बनाई हुई वस्तु से प्यार करेंगे, ईश्वर आपसे खुद खुश हो जाएंगे। ना तो मिठाई की जरूरत है, ना लड्डू की, ना पेड़े की, ना फल की, ना फूल की, ना तो अगरबत्ती की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा जड़ कहाँ है? आप में समानता में है। इसलिए समानता को मानिए, ईश्वर भी खुश रहेंगे आपसे और आपका जीवन भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज इतना ही। फिर जो इसके की जान है और लोकतांत्रिक देशों में क्या इसके लिए क्या इसकी स्थितियाँ हैं समानता की, इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखेंगे।